गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से आज आपको ऑक्सीजन चक्र जैव भू रासायनिक चक्रों में भी ये सबसे एक महत्वपूर्ण चक्र के रूप में जाना जाता है, तो ऑक्सीजन चक्र के बारे में समझाएंगे। ऑक्सीजन का महत्व हम अपनी पृथ्वी के ऊपर स्वयं भी कर सकते हैं कि क्या महत्व है। मानव की एक ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी आवश्यकताओं में से एक है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में O2 में पाई जाती है। मृदा अवस्था में धातुओं में, अधातुओं में के ऑक्सीकरण व कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि में खनिजों में मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नाभिकीय अम्ल, वसा इत्यादि में यौगिकों में भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे जैव भू रासायनिक चक्रों में ऑक्सीकरण यौगिकों का यह वायुमंडल में, जल वायुमंडल में, स्थल मंडल में मौजूद जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में महत्वपूर्ण रखती है। यह एक चक्र भी अपना पूर्ण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है और यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड चक्र से भी जुड़ा हुआ है। दोनों जो चक्र हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ये दोनों चक्र पूर्ण रूप से एक ही साथ साथ चलते हैं। पौधों की और मानव की दोनों की ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयोग में करते हैं। पौधों द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ऑक्सीजन प्रोटीन व चर्बी के निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं, है ना। ऑक्सीजन चक्र जो है वो अत्यंत जटिल होता है क्योंकि ऑक्सीजन में रासायनिक रूप में कई रूपों में यह विद्यमान रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये आणविक रूप में, जल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में ऑक्सीजन कई रासायनिक रूपों में विद्यमान रहता है। हम इसकी प्रक्रियाओं को तीन अवस्थाओं में पढ़ते हैं। श्वसन में यह O2 की सहायता से श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा के साथ में CO2 का उत्सर्जन करते हैं, और दूसरा जो है वह दहन के रूप में हाइड्रोकार्बन व कोयला, पेट्रोल, लकड़ी आदि के दहन में O2 की सहायता से दहन के फलस्वरूप यह नियमित रहता है और CO2 में प्रकट भी रहती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने में एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें इन प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में मिल जाती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हरे पौधे, सभी जो हमारे पादप हैं वो बैक्टीरिया व प्रोटिस्ट की प्रक्रिया के माध्यम से CO2 का और जल का उपयोग कर स्वयं के लिए कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और साथ ही साथ में वायुमंडल में O2 में पुनः भी लौट जाते हैं, है ना। ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में भंडारण होती है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडारण इसे कहते हैं। अपघटन की प्रक्रिया, जब मृत पदार्थ, मृत जीव जो है वो इसमें डिकम्पोज होता है और सूक्ष्म जीव व कवकों के कारण और मृदा में, वायु में कई सारे यौगिक पुनः मिश्रित हो जाते हैं, जैसे O2 व H2O आदि। वह ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भी गैस निष्कासन में भी यौगिकों को CO2 व H2O के रूप में निष्कासित होती है और वायुमंडल में वह पहुंचकर ऑक्सीजन में प्रतिवर्ष सम्मिलित होती भी रहती है। जीवाश्मों के ईंधनों के जलने में भी ऑक्सीजन का उपयोग रहता है। नदियों से होकर ऑक्सीजन सागर में पहुंचती है और वहां पर सागरीय अवसादों से समाहित होकर ऑक्सीजन, अवसादी ऑक्सीजन का भंडार भी करती हैं। तो ये जो चक्र है ये मैंने आपको समझाया भी है कि ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से किस प्रकार ऑक्सीजन के जो यौगिक हैं वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं और फिर मुक्त होकर यह प्रक्रिया CO2 में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं और फिर मिलते हैं, और O2 कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, दहन के द्वारा भी यह हमें मिलते हैं।
और फिर पुनः वापस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। एक वायुमंडल के श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ये अपघटन होते हैं और अपघटन से यह वायुमंडल में O2 के द्वारा चले जाते हैं। यह प्रक्रिया पुनः चलती रहती है और यही ऑक्सीजन चक्र जो है ये एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी है। लकड़ियों आदियों को जलाने के लिए, जीवाश्म आदियों के लिए भी ऑक्सीजन के भंडारण में ऑक्सीजन खर्च होता है।